Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin. Today's topic is स्टेट उड़ीसा। आज हम उड़ीसा को देखेंगे, उड़ीसा के इंपोर्टेंट फैक्ट्स, वो राजनीतिक महत्व, उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके नेशनल पार्क, साथ ही उसके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब जानते हुए चलेंगे। पहले देखेंगे कि जो उड़ीसा है इसका एक इतिहास रहा है कि जो मौर्य सम्राट अशोक थे उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई कर दी थी, कलिंग से युद्ध करने के लिए गए। उस युद्ध में, कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा रक्त स्त्राव हुआ, इतनी जनहानि हुई कि अशोक वहां उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा को रोकने, जो हिंसा है उसे रोकने के पथ पर चल दिए। इसी के साथ साथ वहां पर फिर ये कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था और इसके बाद अशोक ने पूरी तरह से ये बोल दिया था कि अब मैं किसी के साथ भी युद्ध नहीं करूंगा। उस रक्त स्त्राव को देखकर वो इतने दुखी हुए थे, इतने उससे प्रभावित हुए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को मारा गया। बहुत ही ज्यादा जनहानि, उस युद्ध में बहुत लोग मारे गए, लाखों की तादाद में वहां पर लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये उड़ीसा का एक इतिहास रहा है। इसी के साथ उसके बाद फिर बहुत वहां के राजा भी रहे, जैसे महिष्पति आए, फिर और भी लोग आए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कलिंग युद्ध। कहां पर हुआ था? ये उड़ीसा में कलिंग पर जब चढ़ाई की थी मौर्य सम्राट अशोक ने। ये सब रहा। जो उड़ीसा है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ का जो प्रेजेंट में सीएम है वो कौन है? तो वो है यहाँ पर मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम हैं। और जो गवर्नर है वो है डॉक्टर हरि बाबू। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू यहाँ के गवर्नर है। आप नेशनल पार्क देखेंगे, जैसे भीतरकनिका, सिमलीपाल यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी देखते हुए चलेंगे। साथ ही साथ अभी देखते हैं कि किस किस से बाउंड्री शेयर करता है। ये मैप आप देख रहे होंगे, ये उड़ीसा का जो मैप है। इसी के साथ ही किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो ये छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अपनी झारखंड के साथ करता है, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, इधर आंध्र प्रदेश के साथ करता है। और इधर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये हुआ। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर आंध्र प्रदेश, और ये सभी उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं। इसी के साथ भारत में इसकी स्थिति अगर देखेंगे, मैं मैप में पहले भी आपको करंट अफेयर में भी हर रोज आपको हर एक स्टेट के बारे में बताती हूँ कि भारत के मैप में कौन सा स्टेट कहां पर स्थित है। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे कि ये है उड़ीसा, इधर आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये झारखंड देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, यहां पर क्या है? वेस्ट बंगाल। और इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है यहां पर। तो ये हुआ। इसी के जो इसके बारे में अब थोड़ा आप जानकारी लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उड़ीसा जो था वो कलिंग, जब मौर्य सम्राट है उन्होंने उस पर हमला किया था, तब की बात हुई। आइए देखते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी कि उड़ीसा 2011 तक, ओडिशा यहाँ पर अभी क्या है? ओडिशा है, लेकिन अभी 2011 तक क्या था? ये उड़ीसा था। उड़ीसा का आधिकारिक जो नाम था वो पूर्व भारत में स्थित राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य था। कौन सा है ये? देश का सबसे बड़ा 8वां राज्य है। और जनसंख्या के हिसाब से ये 11वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से 11वां बड़ा राज्य है। राज्य में भारत की अनुसूचित जनजाति तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य है। मीन्स यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति रहती है वो तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। इस राज्य के उत्तर में झारखंड पड़ता है, पश्चिम में पश्चिम बंगाल पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है पश्चिम बंगाल पश्चिम में, और छत्तीसगढ़ दक्षिण में पड़ता है। आंध्र प्रदेश राज्य है। मीन्स क्या है? अभी आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था कि कहां कहां पर पड़ते हैं, कि हमारे जो पश्चिम है छत्तीसगढ़ वेस्ट में पड़ता है, इधर आप देखेंगे साउथ में आंध्र प्रदेश देखेंगे, ऊपर आप नॉर्थ में देखेंगे झारखंड, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल किसमें? हमारे पूर्व साइड में। तो यही सब दिया गया है। आइए यहाँ पे थोड़ा आपको नहीं दिख रहा है, ये सब हट गया है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे जो राजधानी है, राजधानी क्या है यहाँ की? तो वो है भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर है। राजधानी आप देखेंगे भुवनेश्वर। कौन सी है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। साथ ही इसका गठन कब हुआ? तो गठन मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1936 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यहाँ की भाषा क्या है, तो यहाँ पर काफी भाषा थी, जैसे कलिंग, उर्दू, कलिंग जो यहाँ पे था, उत्कल बोली जाती थी। आगे हम देखेंगे उड़िया जो यहाँ की भाषा है वो सबसे मैक्सिमम मानी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया था यहाँ के कुल जिले कितने हैं, तो कुल जिले कितने हैं यहाँ के, कुल जिले यहाँ के हैं 30। कितने हैं, 30 यहाँ के कुल जिले हैं। और जो उच्च न्यायालय है वो भी यहाँ पर भुवनेश्वर है। क्या है, जो हाई कोर्ट है यहाँ का वो भी भुवनेश्वर है। इसके साथ ही विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो आप यहाँ देखेंगे विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो वो हैं यहाँ पर 147। कितनी है, 147 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। अगर लोकसभा क्षेत्र देखेंगे, लोकसभा सीटें देखेंगे तो वो 21 है। और अगर राज्यसभा सीटें देखेंगे तो राज्यसभा सीटें यहाँ पर 10 आपको देखने के मिलेगी। ये है राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 में हुआ। हाईकोर्ट क्या है, तो हाईकोर्ट कहाँ पर है, वो भी भुवनेश्वर में स्थित है। जो कुल जिले हैं वो 30 जिले हैं यहाँ पर। और विधानसभा जो सीटें 147 है, और यहाँ पर लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें यहाँ की 10 है। ये काफी इंपोर्टेंट होता है कि आपको ये सब जानने हो, क्योंकि जब भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारे आज के टाइम में जो पूछे जा रहे हैं वो पूछी जा रही है विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें। क्योंकि राजधानी वगैरह तो हम याद कर ही लेते हैं, सीएम, गवर्नर याद हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें स्किप कर देते हैं कि विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें कहाँ पूछी जा रही हैं। लेकिन अब जो एग्जाम में फॉर्मेट बन के आ रहा है वो इस तरह से ही आ रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि उत्तर में आप झारखंड देखेंगे, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश देखेंगे, और पूर्व में वेस्ट पश्चिम बंगाल भी देखने को आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है, तो मैंने आपको बताया मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभनपति यहाँ के राज्यपाल हैं। उड़ीसा राज्य में कितने राज्य हैं, तो आप अभी एक क्वेश्चन फॉर्मेट में देख लें, क्योंकि हम सारा पढ़ते हुए चले जाते हैं लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से पूछा जा सकता है उड़ीसा राज्य में कुल कितने राज्य हैं, तो जिले हैं, कितने जिले हैं, तो वो है 30 जिले। कितने हैं, 30 जिले यहाँ पर स्थित है, 30 जिले हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई, तो वो मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 1936 में हुई। उड़ीसा राज्य क्यों प्रसिद्ध है, तो उड़ीसा खूबसूरत राज्य समुद्र तट पर बसा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल जो कि वहां पर बंगाल की खाड़ी पड़ती है उसके तट पर ये बसा हुआ है, जहां प्राचीन और विशाल धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ कई लोकप्रिय दार्शनिक स्थल भी हैं। उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है मयूरभंज। कौन सा है, उड़ीसा का जो सबसे बड़ा जिला है वो मयूरभंज है। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 10,418 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है, मैंने आपको बताया, तो क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। आइए यहाँ के देखते हैं कि उड़ीसा का राज्य पशु क्या है, तो राज्य पशु कौन सा होता है, वो होता है सांबर हिरण। क्या है, सांबर हिरण होता है। इसी के उड़ीसा का राज्य पुष्प क्या है, तो वो अशोक का फूल है, क्योंकि यहाँ पे अशोक का फूल माना जाता है। और इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, किस किस के बीच में, किसने यहाँ पर कलिंग का युद्ध पे चढ़ाई की थी, तो वो की थी मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ पर कलिंग के युद्ध के लिए चढ़ाई की थी। उड़ीसा का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, तो वो है सफेद भारतीय रोलर यहाँ का जो राजकीय पक्षी है। उड़ीसा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है, वो है पीपल का। किस चीज का, पीपल का वृक्ष है। आप जानते हैं कि बुद्ध ने जब अपना बुद्ध धर्म अपनाया था, अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था, और उन्होंने बहुत सारे वहां पर क्या किए, अपने प्रचार प्रसार भी किए। उन्होंने अपनी बेटा और बेटी को श्रीलंका भी भेजा था, जिससे कि जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया जाए। इसी तरह से ये चीजें चली हुई और यहीं से उसकी स्टार्टिंग हुई। विधानसभा सीटें मैंने आपको अभी बताया कि कितनी है, 147 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। उड़ीसा लोकसभा में कितनी सीटें, तो मैंने अभी बताया था लोकसभा सीटें 21 हैं। जो उड़ीसा की लोकसभा सीटें हैं कितनी है, 21 हैं। फिर है कि यहाँ की राज्यसभा सदस्य कितने हैं, तो वो वहां की सीटें कितनी है, तो वो है 10। कितनी, 10 सीटें हैं। जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सबसे फेमस मंदिर है। ये आप देख रहे होंगे, ये है जगन्नाथ का मंदिर, जहां पर जगन्नाथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ
बलभद्र और सुभद्रा का यह मंदिर पुरी में स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक माना जाता है। हर वर्ष होने वाली रथ यात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु भाग लेते हैं। भारत के प्रमुख तीर्थ धाम में जगन्नाथ धाम पूर्व दिशा में विराजमान है। इस धाम को पुरुषोत्तम धाम भी कहा जाता है। यह अवतारी विष्णु के लिए, किसका, ये विष्णु का स्थान माना जाता है। मीन्स यहाँ पे भगवान विष्णु के लिए मंदिर फेमस है, हमेशा अवस्थान करते हैं, जो स्कंद पुराण में उल्लेख है। पुराण शास्त्र के अनुसार यह स्थान भगवान विष्णु को भोग भूमि अथवा श्वेत द्वीप है। इस क्षेत्र को शंख क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। यह शंख जैसा आकार का क्षेत्र है। यह मात्र भारत ही नहीं, विश्व का प्रसिद्ध सर्वोत्तम क्षेत्र है। मीन्स यह भारत का ही नहीं, विश्व का सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है। भगवान विष्णु के लिए मंदिर माना जाता है और काफी फेमस है। और ये हमारी जो 4 यात्रा है उसमें से एक मानी जाती है। फिर देखेंगे लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल का देखते हैं कि लिंगराज टेम्पल आप देख रहे होंगे, ये मंदिर भारतीय राज्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिर का शहर कहा जाता है। जो भुवनेश्वर है उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। और लिंगराज महादेव मंदिर शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके मंदिर वास्तुशिल्पीय बनावट इतनी उत्कृष्ट है और शानदार है कि यहाँ पर साल भर पर्यटक और श्रद्धालु का तांता लगा रहता है। यह भारत के कुछ बेहतरीन गिने चुने हिंदू मंदिरों में से एक है। इसके बाद देखेंगे लिंगराज मंदिर का थोड़ा इतिहास भी आप देख सकते हैं कि जो फर्ग्यूसन के अनुसार, जो फर्ग्यूसन थे उनके अनुसार इस भव्य मंदिर का निर्माण लल्टाडू, कौन है ये, लल्टाटेडु केशरी द्वारा 617 से 657 ईस्वी के मध्य कराया गया था। लेकिन फिर मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है वो 1090 से 1104 ईस्वी के मध्य दिया गया था। मंदिर के प्रार्थना कक्ष, मुख्य मंदिर और टावर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया, जबकि जो भोग मंडप है उसका 12वीं शताब्दी में किया गया। मीन्स इसका जो स्थापना है वो 617 से चली आ रही है। पहले थोड़ा मध्य काम कराया गया, इसके बाद वर्तमान में 1090 1104 में इसके मध्य किया गया। फिर मंदिर के जो प्रार्थना कक्ष है, मुख्य मंदिर है, टावर है, वो 11वीं शताब्दी में की गई। इसके बाद जो भोग मंडप है वो 12वीं शताब्दी में बनाया गया। सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। मंदिर के कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6वीं शताब्दी के लेखों में भी मिलता है। वास्तुकला के दृष्टि से लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अन्य मंदिरों जैसा नजर नहीं आता। बाहर से देखने पर मंदिर के चारों फूलों के मोटे गजरे से सजा हुआ प्रतीत होता है। कैसा, चारों तरफ कैसा रहता है, फूलों के मोटे गजरे से सजा हुआ प्रतीत होता है। पूरे मंदिर में बेहद उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। इस मंदिर में इसकी एक पौराणिक कथा भी है कि इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि लगभग 1000 साल पहले लिट्टी और वशा नाम 2 भयंकर राक्षसों का वध भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती द्वारा यहीं पर किया गया था। युद्ध समाप्ति के बाद जब माता पार्वती को प्यास लगी तो वे भगवान शिव ने कुआं बनाकर सभी जो नदियों का आह्वान किया और यहाँ पर एक कुआं बनाया गया जिससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। ये है कोणार्क मंदिर। ये है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। इसके बारे में देखेंगे, सूर्य को समर्पित है। भारतीय राज्य उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर देश के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। भगवान सूर्य देव को समर्पित यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा सन 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। 1984 में ने इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये सूर्य मंदिर है, भारत का ये सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। इसके बारे में थोड़ा इसका भी इतिहास देख सकते हैं। इस भव्य का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने किया था। किसने? नरसिंह देव ने किया था। नरसिंह देव द्वारा 13वीं शताब्दी 1236 से लेकर 1264 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि गंग वंश के जो सम्राट थे मुस्लिम साम्राज्य के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जिसमें मुस्लिम शासकों की हार हुई और राजा नरसिंह देव ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण कराया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया।
15वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम सेना ने लूटपाट मचा दी, तब मंदिर के पुजारियों ने यहाँ स्थापित सूर्य देवता की मूर्ति पुरी में ले जाकर सुरक्षित रख दी, लेकिन पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होने लगा और यह पूरी तरह से रेत से ढक गया था। 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसका पुनर्निर्माण किया गया और बाद में इस सूर्य मंदिर को खोजा गया। 20वीं सदी के मध्य में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कर दिया गया। प्राचीन मुख्य मंदिर 3 मंडपों में है, परंतु इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां पर मूर्ति स्थापित थी, अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही रेत व पत्थर भरवाकर सभी मंदिरों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था। कोणार्क शब्द का मीन्स होता है कोण और अर्क। कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। कोण से अभिप्राय कोने या किनारे हैं, जबकि अर्क का अर्थ है सूर्य। क्या है? सूर्य। ये इसका इतिहास रहा। उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ के नेशनल पार्क देख सकते हैं कि सिमली पार्क जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पर स्थित है और यहीं पर सिमली पार्क टाइगर रिजर्व भी है। सिमली पार्क, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कोने पर, तो ये भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा? भीतरकनिका नेशनल पार्क है। आइए देखते हैं। भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्रपाड़ा जिले में स्थित भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य सरीसृप प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। खारे पानी के मगरमच्छों की बढ़ती आबादी के लिए प्रसिद्ध यह अभ्यारण्य इन प्राचीन प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का एक अनूठा मौका प्रदान करता है। अभ्यारण्य में फैले हरे भरे मैंग्रोव और ज्वारीय नदियां नाव की सवारी के लिए एक बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि बनती है, जहां पर मगरमच्छों को धूप सेकते हुए देखा जाता है। मींस यहाँ पर इसमें सरीसृप प्रेमियों, मतलब यहाँ पर सरीसृप को रखा गया, मगरमच्छ की आबादी यहाँ पर रखी गई है भीतरकनिका नेशनल पार्क में। अब चलते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल नेशनल पार्क एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घने जंगलों और घुमावदार पहाड़ियों का एक विशाल विस्तार है। बाघों और हाथियों के लिए यह महत्वपूर्ण स्थान है। बाघों और हाथियों की एक महत्वपूर्ण आबादी का घर है। यह प्रकृति के चमत्कारों का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला चित्रमाला प्रस्तुत करता है। पार्क के जोरांडा और बैरी ही पानी जैसे झरने इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं, जिससे यह बहुत ज्यादा आनंददायक और ट्रैकर के लिए स्वर्ग जैसा माना जाता है। अगर कभी मौका मिले तो आप यहाँ पर जरूर जाए। बहुत ही अच्छा स्पेस और बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। आते हैं अब सतकोसिया टाइगर रिजर्व पे। सतकोशिया टाइगर रिजर्व क्या है? महानदी के पार फैला सतकोशिया टाइगर रिजर्व नदी और स्थलीय वन्य जीवों को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मायावी रॉयल जो बंगाल टाइगर इस अभ्यारण्य को अपना घर कहते हैं और सतकोशिया कंठ के किनारे एक नाव सफारी भी की जाती है। राजसी प्राणियों को देखने का मौका मिलता है। रिजर्व का उबड़ खाबड़ इलाका और समृद्ध जैन विविधता इसे प्राकृतिक प्रेमियों के लिए आकर्षक बनाती है। ये हुआ सतकोशिया। इसके बाद चलते हैं चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य पर। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य प्रसिद्ध चिल्का झील के तट पर स्थित है, जो प्रवासी पक्षियों, आश्रय स्थल और सर्दियों के दौरान हजारों पक्षी पर्यटक झील पर आते हैं, जिससे एक शानदार पक्षी दृश्य बनता है। यहाँ पे क्या क्या है? जैसे कि राजहंस, पेलिकन और जलचरों की विभिन्न प्रजातियां शांत जल की शोभा बढ़ाती है। इसके बाद देखेंगे डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? ये हीराकुंड बांध के पास स्थित डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की विशेषता इसके लहरदार परिदृश्य और प्राचीन जल निकाय हैं। यहाँ क्या रहते हैं? जैसे कि हिरणों और प्रवासी जो पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अभ्यारण्य के मनोरंजन, सुंदरता, वन्य जीव को देखने के रोमांच के साथ यहाँ शांत लेकिन साहसिक विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। कलडीहा, ये क्या है? कलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य। कलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य बालासोर जिले में स्थित एक रत्न है, जिसके घने जंगल और पहाड़ी इलाके वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं हथगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य क्योंझर जिले में। कहां पर? क्योंझर जिले स्थित हथगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी जीवंत जैव विविधता और उबड़ खाबड़ परिदृश्य के लिए जाना जाता है। यहाँ हरी भरी घाटियां हैं, चमचमाती जलधाराएं हैं, तेंदुए, हाथी, सांभर, हिरन यहाँ जैसी प्रजातियां स्थित है। इसके बाद है नंदकानन प्राणी उद्यान। यहाँ पर नंदकानन प्राणी उद्यान राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित है, जो वन्य जीव संरक्षण
और मनोरंजन का मिश्रण है। सफेद, यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर ये सफेद जो बाघ है, दुर्लभ सफेद बाघों का यह घर माना जाता है। इसके बाद है गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। और गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य लुप्त प्राय ओलिव रेडले, क्या है, ओलिव रेडले समुद्री कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला स्थल है। हर साल ही समुद्री जीव रेतीले तटों पर अपने अंडे देने के लिए एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं। इस प्राकृतिक घटना को देखना एक विनम्र अनुभव और समुद्री संरक्षण को महत्व देता है। फिर है टीकरपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, महानदी के तट पर स्थित टीकरपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रकृति के आलिंगन में एक शांत विश्राम प्रदान करता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रहते हैं आकर्षक घड़ियाल, यहाँ पर स्थित है जो मछली खाने वाली मगरमच्छ प्रजाति है, धूप सेकते हैं। इसके बाद है बालूगढ़ कोणार्क वन्य जीव अभ्यारण्य, बालूगढ़ कोणार्क वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के बगल में है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए तटीय आश्रय स्थल है। यह विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का घर है, जिनमें कौन कौन है, जैसे कि चित्तीदार हिरण, काले हिरण और जंगली सुअर यहाँ पर शामिल है। इसके बाद है कोटागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कंधमाल जिले में स्थित कोटागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जंगलों, घाटियों और घास के मैदानों का मिश्रण है। यह अभ्यारण्य मायावी बादलों वाले तेंदुए हिरणों की विभिन्न प्रजाति का अभ्यारण्य है। यह इसके अछूते जंगल की खोज करना एक पुरस्कृत अनुभव है, जो उड़ीसा की प्राकृतिक विरासत के लिए खजाना माना जाता है। खलासुनी वन्य जीव अभ्यारण्य संबलपुर जिले में स्थित खलासुनी वन्य जीव अभ्यारण्य मनमोहक परिदृश्य और प्राचीन जल निकायों का एक क्षेत्र है, जहां पर एक राजसी गोजातीय प्रजाति और 4 सींग वाले मृग का घर है। अब चलते हैं, इनकी स्थापना कब कब हुई थी, तो आप यहाँ देख लेंगे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मयूरभंज में, और ये 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। लगभग 845.70 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ नेशनल पार्क है। ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर जैसे कि बाघ, हाथी, गोर, जंगली कुत्ते बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और घने जंगल, झरने, विविध प्रकार के पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर 1000 से अधिक किस्म पाई जाती हैं, किस्म की वनस्पतियां और 230 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाए जाते हैं। ये हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की खास बातें और इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक बार मैंने आपको ने डिटेल में बता दिया, मैंने सब जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबके बारे में डिटेल में बताया, कौन से में क्या क्या स्थित है, किस तरह से वो आकर्षित है, किस तरह उसका सौंदर्य है, सब कुछ। अब थोड़ा 2 जो हमारे नेशनल पार्क है उनका थोड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हें देखते हुए चलेंगे। जैसे कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो वो है मयूरभंज जिले में। उसमें वो कब स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था, 1980 में स्थापित किया गया था। इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है 845.70 वर्ग किलोमीटर। किसके लिए ये ज्यादा, मतलब किसके लिए फेमस है, तो ये किसके लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, गोर, जंगली कुत्ते के लिए फेमस है। इसको जो नेशनल पार्क है ये राष्ट्रीय रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। आइए चलते हैं भीतरकनिका पर। भीतरकनिका जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केंद्रपाड़ा जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 145 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ये याद रखना है कि जो हमारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहाँ पर क्षेत्र है, जहां खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। कौन से, खारे पानी के मगरमच्छ सबसे बड़ी आबादी में मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर किंग कोबरा, अजगर, कई पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं और इसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है। उड़ीसा के लोकगीत और लोक परंपराएं देख लेते हैं। उड़ीसा में लोक गायन और लोक नृत्य बहुत समृद्ध है। मुख्य लोकगीत कौन कौन से, जैसे कि पाला यहाँ का मुख्य लोकगीत है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित गाकर सुनाए जाते हैं। जो ये पाला है ये धार्मिक और पौराणिक जो कथाएं हैं उन्हें उसी में शामिल करके फिर सुनाया जाता है। 10 कठिया क्या है, इसमें गंजाम जिले से शुरू हुआ। इसमें 2 लोग ढोलक की थाप पर गाते हैं, मीन्स 2 लोग ढोलक बजाते हैं और उसी की थाप पर इस गीत को गाते हैं। इसके बाद आया गोतीपुआ, जो कि गोतीपुआ छोटे लड़के और कलाकार गीत प्लस नृत्य करते हैं और उड़ीसा नृत्य का प्रारंभिक रूप है। मीन्स यहाँ पर छोटे लड़के होते हैं वो कलाकार गीत
गाते हैं और उसमें नृत्य भी करते हैं, गीत भी गाते हैं और साथ ही साथ डांस भी करते हैं। फिर है झूमर। झूमर सबसे ज्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा, काफी बार झूमर नाम आता है। ये आदिवासी इलाकों का लोकगीत, विशेषकर उत्तरी उड़ीसा और छोटा नागपुर क्षेत्र में इसे गाया जाता है। फिर है घूमरा। घूमरा क्या है? ये युद्ध नृत्य शैली जिसमें गीत और वादन दोनों शामिल हैं। और जो इसमें इससे अलग कौन कौन से, जैसे कि डलखाई गीत, रंगल चौपल, कंदारिया गीत आदि भी प्रसिद्ध है। इसमें आप ये 4-5 जो हैं ये काफी फेमस हैं और साथ में ये भी आप याद कर लेंगे। ये हुआ हमारा स्टेट कंप्लीट, हमारा उड़ीसा का क्षेत्र। इसमें हमने इसके लोक नृत्य, लोकगीत, इसकी क्या थे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ हमने अच्छे से कवर किया। आई होप आपको समझ आया होगा। और मैंने आपको एक नाम न बताकर डिटेल में भी समझाया कि इसकी स्थापना कब हुई, ये कहाँ पर स्थित है, इसका कितना क्षेत्र है, ये सब, क्योंकि एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे अब क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं कि कहाँ का क्या नेशनल पार्क है, बल्कि ये पूछे जाने लगे कि वो नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, वहां पर कौन सी प्रजातियां रहती हैं। तो इस तरह से ये देखे जाते हैं। होप आपको ये समझ आई हो। अगर ये क्लास समझ आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।